नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नई संसद और नई संसद में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को पास करवाना, यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी का दांव समझ में आता है कि चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन इसके आगे जब ओबीसी आरक्षण की मांग विपक्ष करने लगता है और उसी के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आता है, खास तौर पे विपक्ष में कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल गांधी जब इस बात पर मुखर होते हैं कि आप जनगणना करवाइए और उसके बाद ओबीसी आरक्षण को भी जगह दीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आता है। आज इनसाइड स्टोरी में इसी को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है, मैं ये जानना चाहता देखिए, अभी तक जो इंडिया गठबंधन था वो एक तो हो गया था। एक होने के बाद ये कहा जा रहा था कि किसी एक व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए ये एक हुए हैं। कुछ इस तरह की बातें कही जाती थी और कहा यह जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से उतारने का ये उपक्रम है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो दुनिया को ये बता सके कि हम आएंगे तो ये करेंगे। लेकिन अचानक इस विमेन रिजर्वेशन वाले मामले ने एक मुद्दा दे दिया है। और ये मुद्दा है कि भाई आप लेजिस्लेशन अगर कर रहे हैं तो लेजिस्लेशन अगर महिला आरक्षण का हो रहा है तो उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए जगह क्यों नहीं है। अब ये एक ऐसा मुद्दा बनकर उभरा है क्योंकि आपको याद होगा कि ये जितनी दफे आया ये बिल, हर बार ये इसीलिए कमजोर पड़ गया और पास नहीं हो पाया क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन की इसमें मांग की जाती थी। एससी एसटी रिजर्वेशन तो है ही, कि ओबीसी का भी रिजर्वेशन हो, ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो। तो इस बार जब ये आया तो इस बार सबों ने विरोध नहीं किया। विरोध उन्होंने नहीं किया, विमेन रिजर्वेशन को पास होने दिया ताकि कोई ये न कहे कि महिला आरक्षण के वो खिलाफ थे। लेकिन साथ ही साथ हूँ। हर एक भाषण आप अगर सुने हिमांशु, जो कि संसद में दी गई गैर भाजपा दलों के द्वारा, हर भाषण में ये बात कही गई कि ओबीसी आरक्षण आखिरकार क्यों नहीं है। और ये एक ऐसा मुद्दा बन गया सभी गैर भाजपा दलों के लिए, खासतौर से कि दबाव में आकर के जो बीजेपी के साथ कुछ दल थे, जैसे अनुप्रिया पटेल को मैंने बोलते हुए सुना कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए और मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इसमें। तो इस तरह से ओबीसी आरक्षण का जो सवाल था उसे एक 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 काउंटर पॉइंट की तरह विपक्ष ने इस्तेमाल किया। और आपने देखा आज किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया। अब उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें साफ ये कहा जा रहा है, आरोप है बीजेपी पर कि मूर्ति बना दिया है ओबीसी को। मंदिरों में मूर्ति की तरह जैसे होते हैं, उन्हें बना तो दिया है, रखा तो है, लेकिन उनकी न चलेगी, न उनसे कोई पूछा जाएगा। बस हेड काउंट गिनाने के लिए है कि भाई हमारे पास देखिए 89 सांसद हैं ओबीसी वर्ग के, 29 मंत्री हैं हमारे पास। ये सब केवल हेड काउंट है और हम आएंगे तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे ओबीसी को। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा, अब इंडिया अलायंस जमा तो हो गया था लेकिन उसे एक मुद्दे की तलाश थी और वो मुद्दा मुझे लगता है विमेन रिजर्वेशन वाला जो मसला आया इससे उन्हें मिल गया। जी संजय जी, राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तक आपने नहीं किया, आपको मौका मिला था, तो क्या आपको रिग्रेट है? तो राहुल गांधी इस बात का भी जवाब देते हुए नजर आए कि हाँ, मुझे रिग्रेट है और अभी नहीं हो रहा है तो भी इस बात का मुझे दुख है, तो ये होना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी कहीं अपने आप का बचाव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर हावी होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि जब 2010 में ये बिल आया और उस दौर में भी हम लोग कवर कर रहे थे पार्लियामेंट, तो उस वक्त क्या विरोध था इस बिल को पारित होने में? जो विरोध था वो तो यही विरोध था ना कि बिल तो सही है लेकिन ओबीसी आरक्षण का इसमें क्यों नहीं है कोटा, यानी कि कोटे में कोटा क्यों नहीं है 33% के अंदर, जैसे एससी और एसटी का भी है और जनरल का भी है। तो एससी एसटी जनरल के अलावा ओबीसी का कोटा क्यों नहीं है? और ये 2010 में बहुत बड़ा एक
जबरदस्त बवाल बनकर के सामने आया। और कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में तो पारित करवा ले गई, लेकिन लोकसभा आते आते वो नहीं करवा पाई, क्योंकि उसके ही सहयोगी उसके खिलाफ हो गए। अब उसके सहयोगी कौन थे? वो तमाम जिनके दम पर वो सरकार चल रही थी यूपीए 2 की, चाहे वो लालू हो, मुलायम हो। लालू तो खैर साथ उस वक्त नहीं थे, पर दूसरे दल, वो लोग नहीं चाहते थे, जैसे डीएमके है, वो लोग चाहते थे कि ओबीसी आए, उन्होंने पारित नहीं होने दिया और वो गिर गया। अब आप देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस का अपनी ताकत थी उसकी, तो उन्होंने पास करा लिया। लेकिन लोकसभा में आप जानते थे वो गठबंधन की सरकार थी यूपीए 2 की, वो पारित नहीं करा पाए। तो ये प्रश्न उनसे पूछा गया आज राहुल गांधी से कि साहब आप आज बोल रहे हैं, उस वक्त आपको ये करना चाहिए था। राहुल गांधी सांसद थे ना उस वक्त, और वो तो 2004 में ही सांसद बन करके आ गए थे, तो दूसरी दफा वो जीते थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं इसको किया, तो उन्होंने गलती मारने में कोई गुरेज नहीं की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें रिग्रेट है इस बात का, कि हमें दुख है कि हमने उस वक्त नहीं कराया। देखिए क्या है कि हाल के दिनों में कांग्रेस ने अपनी राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। आपको याद होगा, जनेऊधारी हिंदू अपने आप को उस तरह से एक ब्रांडिंग उन्होंने की थी, और ब्राह्मण वोट बैंक उनके पास चला आए। लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से इंदिरा जी के साथ या राजीव जी के साथ जो सवर्ण वोट बैंक था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। उधर से अब उसे वापस लाना बड़ी मुश्किल की बात थी। तो एक बड़ा ओबीसी वर्ग है, और आज की तारीख में जिन दलों के साथ उनका एका है इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, वो ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो। तो इस तरह के दल, समाजवादी पार्टी हो, इस तरह के दलों के साथ अगर उन्हें गठबंधन करना है या भविष्य में सबको साथ लेकर के चलना है, तो वही मुद्दे पकड़ने होंगे जो उनके भी मुद्दे हैं। और इस तरह से राहुल गांधी ने इस बात को पहचानते हुए इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया है, और ऐसा पकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मुश्किल हो रही है। आपने आज देखा होगा किस तरह से बहुत फैनफेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस बात को लेकर के सेलिब्रेशन हुआ कि ये बिल पास कराया गया है, ये बिल बहुत बड़ी चीज है। माताएं बहनें प्रधानमंत्री कह रहे थे कि याद करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात भी है कि भाई ओबीसी को क्यों नहीं। और जो 1931 का जो जनगणना है, जिसके दम पर मंडल कमीशन आया था, उसमें कहा जाता है कि 52% ओबीसी आबादी है। तो एक बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है इस बिल में। ये बात बार बार अगर कही जाए और इसको जोर जोर से कहा जाए, तो कांग्रेस को अपनी ताकत भी होती है, क्योंकि उसके पास एक जातीय आधार आता है। आज की तारीख में देखिए, मुस्लिम उनके साथ पूरी तरह से नहीं है। यूपी में और बिहार में अलग अलग पार्टियां हैं, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, और इधर समाजवादी पार्टी और बीएसपी है। सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और ओबीसी जो है वो भी आरजेडी, जेडीयू, सपा के साथ है। तो उनके पास आज की डेट में आधार नहीं है, जातीय आधार नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। उनके पास स्ट्रक्चर है, उनके पास दूर दराज के गांव में भी कार्यकर्ता है, लेकिन वो जो जातीय आधार नहीं होने की वजह से वो हिंदी पट्टी में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हिंदी पट्टी में बेहतर करने के लिए जरूरी था एक जातीय आधार, और ओबीसी वर्ग को अब कांग्रेस की तरफ खींचने का एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया है। आपको याद होगा, उन्होंने जातीय जनगणना की बात की है। उन्होंने ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी ने भी जातीय जनगणना की बात की। साथ ही साथ उन्होंने ओबीसी आरक्षण महिला बिल में बात की है। तो इस तरह से जो 52% आबादी है, अगर एक रफ एस्टिमेट में कहें, उनकी तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई पड़ती है। और ये उनको भी सूट करता है जो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ है, जैसे मान लीजिए आरजेडी है और इस तरह के दल है, उनको भी सूट करता है। तो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ओबीसी को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन में है, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का उतना ख्याल नहीं कर रही है, क्योंकि उसने कोटा में कोटा नहीं दिया। अच्छा संजीव जी, क्योंकि पहले लग रहा था, कुछ वक्त पहले अगर जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देखिए हमारा जो नेता है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उनकी चीजें समझते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये ओबीसी आरक्षण को लेकर जब से बात होने लगी है, तो लग रहा है
कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है ओबीसी को लेकर, और कांग्रेस जो है या फिर अन्य दल जो है वो ज्यादा हावी हो गए हैं। ये एक तो ये रिजर्वेशन वाला, वुमेन रिजर्वेशन का जो पूरा सिनेरियो हुआ, बिल आया उसके बाद पास हुआ, इसने कहीं बैकफायर तो नहीं कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि ओबीसी को साधने में कामयाब हो रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पर आकर खेल बिगड़ गया। देखिए, जब 90 के दशक में खासतौर पर मंडल और कमंडल की राजनीति चली इस देश में, तो कमंडल के साथ भारतीय जनता पार्टी वाले नजर आए। उन्हें कमंडल का दर्जा दिया गया और मंडल का दर्जा दिया गया, जो गैर भाजपा दल थे। कांग्रेस कहीं नहीं थी। अब ये मंडल कमंडल की जो राजनीति है, इसने आप ये समझ लें कि करीब करीब पिछले 25 सालों से इसी राजनीति ने देश में अपनी जगह बनाई है। और ऐसा लगता है जैसे हर 25 साल पर चीजें बदलती हैं, तो उस प्रकार ये 25 साल अब देखिए कि होने जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी आप देखिए कि अपने आप को मोड़ा है और उसने एक जातीय आधार पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी ये की कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि केवल कमंडल की राजनीति से तो एक पर्टिकुलर समुदाय का ही वोट मिलता है और सवर्णों के वोट से तो काम चलना नहीं है, उनकी संख्या कम है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो उन्होंने मंडल और कमंडल को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया, दोनों चीजों को। तो आप आज पाएंगे कि 85 एमपी जैसा कि दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने 29 मिनिस्टर्स बनाए हैं। मान लीजिए 70 मिनिस्टर हैं और 29, तो देखिए कितना बड़ा एक चंक उन्होंने बनाया है। उसके अलावा उनकी कोशिश ये बताने की है कि हम खैर ख्वाह हैं ओबीसी के, ओबीसी राजनीति के, ओबीसी के हम ही खैर ख्वाह हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं और वो कोशिश करते हैं। आप देखिए कि कई जगहों पर जो चीफ मिनिस्टर उनके हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, या फिर ओबीसी के खिलाफ वो जैसे कि आप भी जानते हैं, एक बात उठी थी कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए और कोई नया चेहरा लाया जाए। मध्य प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, 18 सालों से वो है, लेकिन कोई नया चेहरा था ही नहीं। जो भी रिप्लेसमेंट थे, अब वो नरेंद्र सिंह तोमर थे या कोई इस तरह के जो लोग थे जो ओबीसी समुदाय से नहीं आते थे, तो ये सोचा गया कि साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इनको ही रहने दिया जाए। तो वो दोनों परंपराओं को, जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका है सवर्णों का, उसके साथ साथ वो ओबीसी समुदाय को भी साधना चाहते हैं। अब क्या हो गया है कि साधते साधते जो परस्पर इंटरेस्ट है वो टकराने लग गई है, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि केवल और केवल ओबीसी की राजनीति कर रही इंडिया अलायंस, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर चुकी है। और बीजेपी को आने वाले दिनों में ये मुश्किल होगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन सबका साथ सबका विश्वास है, उतना ज्यादा आरक्षण की राजनीति को जो है वो बढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा, पिछले दिनों की बात है हिमांशु, कि मोहन भागवत जी भी ये कहते नजर आए कि जो आरक्षण है वो जरूरत है समाज की। 2015 में उन्होंने आरक्षण पर पुनरावलोकन की बात की थी। बिहार के चुनाव होने वाले थे और लालू जी और नीतीश जी ने खूब तरीके से इसका इस्तेमाल किया था और चुनाव जीत गए थे। अब जो है वो खुद भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आरक्षण तो जरूरी है। तो अपनी राजनीति को बहुत तेजी से घुमाया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनका अपना जो कोर वोट बैंक है उसे तो साथ रखा ही रखा है, साथ ही साथ उनको भी जोड़ रहे हैं जो कतिपय अभी तक अलग उनसे थे, जो ओबीसी पॉलिटिक्स थी वो उसमें घुसना चाहते हैं। और ऐसे में ये जो एक दाव चला गया है, ये दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया। ओबीसी का आरक्षण इसमें क्यों नहीं दिया, और दूसरी बात ये है कि वुमेन रिजर्वेशन में क्यों नहीं दिया, और दूसरी बात यह है कि त्वरित रूप से आप लागू क्यों नहीं करना चाहते इसको? 5 साल का इंतजार क्यों? ओबीसी आरक्षण भी दीजिए और त्वरित लागू कीजिए, ताकि ओबीसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आने का मौका 2024 में ही मिले। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझने से लगता यह है कि किसी अच्छी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं बहुत बेहतर तरीके से कैपिटलाइज करने में सफल हो गए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही क्यों, कांग्रेस ही क्यों, यहाँ तो हम देख रहे हैं उमा भारती भी
सुर में सुर मिला रही हैं। वो भी ये कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण अगर नहीं मिलेगा तो जो पिछड़ा समाज है वो कटा हुआ महसूस करेगा और नाराजगी उसकी देखनी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो कुल मिलाकर देखा जाए ओबीसी आरक्षण का जो ये पूरा मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, हमें बता सकते हैं कि उनके लिए ये ओबीसी आरक्षण क्या 2024 से पहले, चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जिसको लेकर खूब बहस होगी और इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।